हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं और जिसमें सबसे पहला चैप्टर डेमोक्रेसी डिस्कशन चल रहा है। उसमें मैं पहला वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है तब आप इसे देखें। तो कल के वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। वैसे मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, बट आपको मैं पोस्टर भी दिखा रहा हूँ जिससे आपका कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मौका मिल सके, कुछ एक्स्ट्रा जान सके जिससे आप लोग। तो अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी का कैरेक्टर्स क्या है, डेमोक्रेसी का बेनिफिट्स क्या है, या डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है। दैट मीन्स टॉपिक होगा, अगला टॉपिक आप लोग डालिए कल के अकॉर्डिंग के बाद का, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और सिग्निफिकेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आई होप टॉपिक समझ रहे होंगे कि डेमोक्रेसी का क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है। यानी फीचर्स बोलिए या इंपॉर्टेंस बोलिए या आप क्या बोलिए, या सिग्निफिकेंट बोलिए। सिग्निफिकेंट ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी या इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कशन करने चल रहे हैं। आई होप आप टॉपिक समझ गए होंगे। वैसे मैं एनसीईआरटी को आपको ओवरव्यू दूँ तो ओनली 4 टॉपिक का डिस्कशन किया गया हुआ फीचर्स में। क्या है 4 टॉपिक? तो एक टॉपिक लिखा हुआ है मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मतलब जो मेजर डिसीजन होगा, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होता है उस कंट्री में जो लेजिस्लेशन होता है, जो लेजिस्लेटिव काम करते हैं या जो पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट, वो सब उसके इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे। चलिए, अच्छा बात है। दूसरा इसमें दिया हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, क्योंकि आप पता है डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। दूसरा दिया हुआ है, मैं डिस्कशन करूंगा इसके बीच में, जो भी कहानी सब मैं बताऊंगा, पहले मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ आप लोग को। तीसरा फीचर दिया है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यानी अगर कोई कंट्री है तो वहाँ के प्रत्येक पर्सन को वोटिंग राइट होगा, उसके पास एक वोट होगा और उस वोट का भी एक वैल्यू होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। यानी आपके कंट्री में बहुत ही रईस पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, उसके पास भी एक ही वोट होगा, एक वैल्यू होगा। और एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी एक वोट होगा और एक ही वैल्यू होगा। मतलब बोथ आर सिमिलर, दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल इक्वलिटी। और चौथा दिया हुआ है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ चलेगा डेमोक्रेसी कंट्री में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। और रिस्पेक्ट राइट्स का कहने का मतलब हुआ फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का वहाँ रिस्पेक्ट होगा। तो ये 4 चीज़ दिया हुआ है। इसी चीज़ को मैं यहाँ दिखाया हूँ आप लोग को। मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ बट आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक दिखा आपको। तो पहला फीचर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला फीचर को देखिए। ठीक है, एक मिनट, देखिए पहला फीचर क्या लिखा हुआ है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन, अब लिखिएगा, मैं लिखाऊंगा अभी। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सिटीजन्स चूज करता है, वो फाइनल डिसीजन बनाए वही डिसीजन ले। फिर से लिखा हुआ है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर लिखा है 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तीसरा कैरेक्टर। और चौथा में लिखा हुआ है कि सिटीजन्स राइट, देखिए गवर्नमेंट्स रूल्स विद इन लिमिट्स मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी गवर्नमेंट को जो मन सो नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट वही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होगा और जो कंट्री के वेलफेयर में होगा। और सिटीजन्स राइट का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। दैट मीन्स ये बुक का लैंग्वेज हो गया। मैं तो ये लिखाऊंगा ही, बट मैं इसके लिए कोई और पोस्टर आपके लिए लेके आया हूँ, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, चलिए देखिए। तो अब मैं इससे डिस्कशन करूँगा तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगी। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तो अच्छा से समझ आएगी। क्या है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप यहाँ देखिए सबसे पहला फीचर्स। ठीक है, आप टॉपिक डाल लिए होंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सिग्निफिकेंट ऑफ डेमोक्रेसी और इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला समझते हैं। लिखिए नंबर 1 में क्या समझना है, फिर समझ लीजिए तब। वही कॉपी है यहाँ पर 1 नंबर में। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट
विथ दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब फाइनल डिसीजन या मेजर डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, तो जो फाइनल मेजर डिसीजन होगा वो लेने वाला कौन होगा? वहाँ का इलेक्टेड मेंबर विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। आई होप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए। इन डेमोक्रेसी द मेजर एंड फाइनल डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। सेकेंड फीचर, सेकेंड नंबर डालिए, समझ आएगा। सेकेंड फीचर देखिए, सेकेंड फीचर क्या है आपको पता है? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड करेंगे तो क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मैं डिस्कशन करूँगा डिटेल्स में। फ्री एंड फेयर का मतलब हुआ कोई बैड प्रैक्टिसेज ना हो, कोई डर्टी ट्रिक का एक्सेप्टेबल ना हो, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना हो, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, ज़बरदस्ती वोट ना किया जाए, सबको इक्वल राइट हो, सबको ऑप्शन मिले पार्टी चूज करने का, कैंडिडेट्स मल्टीपल हो, मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो। मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा, अभी आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा राइट सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको ओनली पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को। एक्सप्लेन पूछेगा तो अलग से पूछेगा। जैसे पूछेगा वाई द पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1999, 1999 में, तो बताएंगे चैप्टर पढ़ के। मैं आपको पहले ये लिखिए। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ देते हैं, लिखवाएंगे थोड़ी देर में। A democracy must be based on the free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। मतलब कहने का मतलब जो चेयर पर बैठा हुआ है, जो पावर में रूलिंग पार्टी है, उसमें भी चांस हो कोई लॉस कर जाए अपनी सीट को। तब लॉस कब करेगा? जब वो पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में काम नहीं करेगा तो लॉस करेगा कन्फर्म। सिटीजन उसको वोट नहीं देगी। तो आई होप आप सेकेंड लिखिएगा। अब लिखिए, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑलवेज हेल्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड रूलिंग पार्टी हैव चांस टू लॉस दियर सीट्स। मतलब रूलिंग पार्टी भी अपना सीट को लॉस कर सकता है। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। तीसरा फीचर देखिए, केवल बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बुक से आगे चलेंगे तभी आप सबसे आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है? बुक तो सबको ही पढ़ेगा। चलते नेक्स्ट। तीसरा तीसरा है कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में एडल्ट जो पर्सन्स होंगे, जो एडल्ट सिटीजन्स का मतलब हुआ जो मैच्योर होंगे, जो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव सही है, कौन सा पार्टी सही है। तो इंडिया, जब इंडिया फ्रीडम हुआ तो 21 ईयर्स ओल्ड क्या था? एडल्ट फ्रेंचाइजी था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब एक एज ऐसा जो कोई आदमी वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन बाद में उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स ओल्ड या 18 प्लस कर दिया गया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब 18 प्लस, अगर आप 18 प्लस के हो जाएंगे तो आपको वोट देने का राइट होगा और आप अपने एमपी, एमएलए और विधायक या मुखिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर, उप मेयर, ये सबको आप इलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं। तो 18 प्लस, तो ये डेमोक्रेसी कंट्री में कंफर्म है कि 18 प्लस पर्सन या एडल्ट फ्रेंचाइजी को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट सिटीजन्स को वोट कास्ट करने का राइट होना चाहिए। उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, न फीमेल बेसिस पे, क्या बोल सकते हैं, पावर बेसिस पे, न प्रॉपर्टी बेसिस पे, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति बेसिस पे, इटीसी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कास्ट बेसिस पे नहीं, रिलीजियस बेसिस पे नहीं। ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव राइट टू वोट इफ दे क्रॉस द लिमिट, एज लिमिट। इन इंडिया दिस इज द 18 प्लस। तो आई होप समझ रहे होंगे। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मतलब फीमेल एक आदमी भी है, मेल भी एक आदमी है, दोनों को वोटिंग का राइट है, दोनों का वैल्यू क्या है? एक है। चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे वो किसी कास्ट के हो, चाहे वो क्या है, डिसेबल पर्सन हो, किसी का हैंड डैमेज होता है, कोई देख नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, किसी को दोनों को पैर नहीं होता है, तो भी वो वोटिंग करता है। यहाँ तक आप इंडिया में देखते होंगे कि वोट वो भी करते हैं जो बेड पर पड़े हुए हैं, उन्हें होम वोटिंग का सिस्टम मिलता है।
जो कोई ऑफिसर्स है उन्हें पोस्टल वोटिंग का सिस्टम मिलता है कि आप पोस्ट से वोटिंग दे दीजिए। ज़्यादा एज आदमी है तो सरकार एम्बुलेंस भेजती है, सरकार गाड़ी भेजती है, सरकार स्टाफ को भेजती है वोट लेने के लिए। मतलब वोट हर एक पर्सन का एक अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये लीगल राइट्स है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। मतलब वोट देना मना किया जा सकता है, जैसे किसी क्रिमिनल को, जेल में बंद कैदी को कहा सकता है कि तुम वोट नहीं दे सकते हो बिकॉज यू आर क्रिमिनल। तो ये लीगल राइट है, इसलिए वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखवा देते हैं। लिखिए 3 नंबर, लिखो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी in which one person, one vote and one value is accepted, is accepted। यानी ये लिख लिए, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वैलिड होगा और एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू के प्रिंसिपल पर वो चलेगा। तीसरा आप समझ गए होंगे जो बुक के अकॉर्डिंग है। चौथा फीचर्स लिखिए, देखिए डिस्कशन मैं पहले करता हूँ। यह चौथा फीचर्स कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी रूलर्स होंगे रूल बाय देयर लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स, एंड हु एस्टेब्लिश द लिमिट्स, हु इम्पोज द लिमिट्स ऑन दिस गवर्नमेंट। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज द लिमिट्स एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिटीजन्स राइट्स। तो ये भी एक कैरेक्टर है डेमोक्रेसी कंट्री का कि पर्सन का जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, उसका प्रोटेक्शन करेगा गवर्नमेंट। साथ में गवर्नमेंट वही काम करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। यही नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप समझ गए होंगे चौथा फीचर क्या होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा विद इन द लिमिट्स काम करती है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, और दे आर प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन्स राइट। राइट में भी लीगल, मे बी फंडामेंटल, मे बी ह्यूमन राइट्स, मे बी नेचुरल राइट्स, इट इज मे बी लीगल राइट्स। तो आई होप आप चौथा फीचर समझ गए होंगे डेमोक्रेसी का। चलिए मैं चौथा फीचर आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए लिखिए, 4th नंबर डालिए। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय constitutional law and that government always protects citizens right। तो आप 4 समझ गए। चलिए 5वां देखते हैं, 5वां कैरेक्टर को समझते हैं पहले और तब आगे बढ़ते हैं। तो 5वां कैरेक्टर आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक पार्टी होता है रूलर पार्टी, जो रूलिंग करता है, जो जीत जाता है। एक होता है अपोजिशन पार्टी। एक क्या होता है? अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अपना फंक्शन करते रहता है। अब कैसा फंक्शन? एज अ प्रेशर ग्रुप। जैसे अगर गवर्नमेंट किसी का बना हुआ है, कोई भी पार्टी का बना हुआ है, मान लो ए पार्टी का, और बी पार्टी अपोजिशन है, तो अगर ए पार्टी का जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग है, वो कोई ऐसा काम करे जो वेलफेयर में नहीं है, सोशल वेलफेयर में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? आवाज़ उठाएगा, सिटीजन्स को बताने की कोशिश करेगा कि हाँ ये सरकार ये गलत काम कर रही है। वो इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी एकदम फ्रीली, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब वो भी एक तरह का फंक्शन करता है। और अब जानते और सुने भी होंगे, या मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कि अपोजिशन पार्टी को भी शैडो गवर्नमेंट कहते हैं। क्योंकि शैडो गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि वो पीछे से भी गवर्नमेंटल काम करता है। जैसे सरकार कोई काम को अनदेखा कर दे तो उसको याद दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरह आवाज़ उठाता है जनता को लेके, क्योंकि उनको भी है कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इलेक्शन वो जीत जाए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन पार्टी आर अलाउड टू फंक्शन बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन फ्रीली, नो एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये भी एक फीचर है डेमोक्रेसी का, ये भी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंट है डेमोक्रेसी का। चलिए लिखिए 5वां फीचर लिखिए, द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड
यहाँ लिखा है देखिए, द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस, सेम एज। चलिए नेक्स्ट फीचर 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में आइए, देखिए पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। सभी पर्सन को वोट देने का राइट है एक एज के बाद, तो सभी पर्सन मीन्स सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट है एक एज लिमिट के बाद। वैसे ही सभी सिटीजन्स को एज ए एमएलए एमपी कैंडिडेट बनने का भी राइट्स है एक एज लिमिट के बाद। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि फलना कास्ट, फलना रिलीजियस, फलना रीजन, कि कोई विकलांग, कोई डिसेबल पर्सन, दिव्यांग पर्सन वोट में खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी मुखिया, कोई भी एमपी, कोई भी पीएम, कोई भी सीएम बन सकता है। बस एक जो लिमिट है एज का वो फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल इक्वलिटी। वी ऑल आर द पॉलिटिकली इक्वल। इफ आई क्रॉस द एज देन आई कैन बिकम द पीएम, सीएम एंड एनीथिंग, एनी मिनिस्टर्स। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द खूबसूरत थिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हिंदी में बोले तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी का, कि आपको भी राइट है पीएम बनने का, आपको भी राइट है सीएम बनने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना चाहते हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिए अपने नोट्स में, जो भी नंबर 6 नंबर आई होप है। लिखिए, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल इक्वलिटी। और कल का जो फीचर्स था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उसमें भी आया होगा। चलिए 7 फीचर पाइए 7th नंबर पे। अब नहीं कहिए सर मेरे बुक में तो 4 को दिया है, मेरे स्कूल में तो 4 को पढ़ाया है, उससे क्या मतलब। अच्छा से पढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोग से। 7th नंबर क्या होता था, पब्लिक वेलफेयर। क्यों आज डेमोक्रेसी का फीचर है ये, क्योंकि इन एंशियंट टाइम जब अकबर बाबर का रूलर्स था, औरंगजेब का, वहाँ पब्लिक वेलफेयर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। बट आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सरकार वो काम करेगी, गवर्नमेंट वो काम करेगा जो पब्लिक वेलफेयर में होगा। जैसे आप देख लो बहुत सारे लॉज बनते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज बनते हैं। जैसे अनाज से रिलेटेड होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रोड बनता है, क्या वेलफेयर में है। गवर्नमेंटल स्कूल है, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है। अलग बात है कि उसका स्टैंडर्ड कम है, बट है तो है। तो सरकार क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल and they work only to welfare of the society, only for welfare of the society. तो this is also the feature of what, democracy. तो लिखिए एक और फीचर 7 नंबर में, in democracy governments are responsible and accountable and they work for वेलफेयर ऑफ द एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी। क्लियर है, आई होप आप ये समझे होंगे। और मैं आपको फीचर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देख लीजिए कुछ फीचर्स, इसमें देख लीजिए जो छुटा लिख लेते हैं। पहला देखिए क्या है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इफ गवर्नमेंट वेयर सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख चुके हैं ऑलरेडी, समझिए पहले से डेफिनेशन है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुड बी सुप्रीम, यानी ये भी एक फीचर है, आप लिख सकते हैं उसमें। डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड द इंक्लूसिवनेस, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। चलिए 8 नंबर लिखिए। 8 नंबर मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग को, ये वाला लाइन अच्छा लाइन मिला है। यानी कहने का मतलब क्या है, इन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होता है ना वो इक्वलिटी पर बेस्ड होता है, और इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है सबको साथ के लेके चलना। इंक्लूसिवनेस, सबका साथ सबका विकास, जो प्रिंसिपल है भारत गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। तो लिखिए, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। चलिए देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं। डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर लॉ एंड माइनॉरिटी ओपिनियन। चलिए ये भी एक लिखिए। चलिए
9 नंबर भी लिखिए। देखिए बुक में कहाँ 4 पॉइंट दिया है, कहाँ आप 9 पॉइंट लिख रहे हैं। ऑब्वियसली आप चार चार याद कीजिएगा तो 2 भूल जाइएगा, बट 9 याद कीजिएगा तो 5-6 जरूर याद रहेगा आपको, भूलिएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जरूर रहे। और आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, कन्फर्म आपको SST में क्लास 9 10 में बहुत मज़ा आएगा। कोई 10th के ब्रदर सिस्टर होंगे उनको भी दीजिएगा कि ये सर पढ़ाते हैं, थोड़ा इनका देख लीजिए कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, या पसंद आए तो आप नोट्स भी कीजिए, एग्ज़ाम में यूज कीजिए पॉइंट को, तब समझ आएगा रियल में SST क्या है, सोशल साइंस क्या है। चलिए एक और पॉइंट लीजिए और लास्ट 9th नंबर पॉइंट लिखिए। क्या है 9th नंबर पॉइंट, देख लो। डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड, लिख लीजिए, डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड माइनॉरिटी ओपिनियन। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजोरिटी तो अपना सब कुछ बचा लेगा, अपना लैंग्वेज, अपना फेस्टिवल, कल्चर सब कुछ बचा लेगा, लेकिन माइनॉरिटी जो गिने चुने हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कौन करेगा, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कौन करेगा, उनके एरिया को प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो गवर्नमेंट काम करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करता है इसके लिए, और वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, लॉ का रिस्पेक्ट करता है। तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी के ओपिनियन का प्रोटेक्शन, या उसको मानना, उनके उद्देश्य को मानना, उनके बातों को सुनना, केवल डेमोक्रेसी कंट्री में हो सकता है। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री ऑलवेज रिस्पेक्ट माइनॉरिटी ओपिनियन एंड लॉज। तो लॉ तो मैं ऊपर ही लिखा दिया आप लोग को, तो लिखिए लास्ट पॉइंट। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। आई होप आप लिख लिए होंगे। तो अब चलते हैं थोड़े बुक की ओर। अब मैं बता देता रहा हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, कि आप लोग भी अपना बुक रीडिंग करें। जैसे मैं तो फीचर तो आप लोगों को बता दिया। अब आपके बुक की एक खासियत NCERT की है कि मेजर डिसीजन इज टेकन बाई इलेक्टेड मेंबर्स। तो कुछ एग्जांपल्स दिया, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैक्सिको का एग्जांपल है इसमें। फिर फेयर इलेक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, चाइना का। फिर 1 पर्सन 1 वोट का वैल्यू एग्जाम्पल दिया है, जैसे सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल दिया है, फिजी का एग्जाम्पल दिया है, वो समझाऊंगा। मतलब कहने का मतलब इस फीचर्स को जो मैं अभी डिस्कशन किया हूँ, ये 4 फीचर्स को मैं क्या करूँगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल से समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इससे। मैक्सिकन एग्जाम्पल पूछ लेगा, सऊदी अरबियन एग्जाम्पल पूछ लेगा, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आई होप आप फिलहाल समझ गए होंगे क्या क्या। तो मैं इधर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर नोट नहीं किए हो, एक बार रीड कर लीजिए। ये मैं डिस्कशन किया, ये डिस्कशन किया था, और पावर शेयरिंग ये अलग है, आपके लिए नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, हाँ आपको क्या क्या नोट करना है, आप ये नोट किए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक है। ये नहीं छोड़िए, ये वाला और ये वाला। तो आई होप आप इस वीडियो में इंटरेस्ट लिए होंगे। अच्छा है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। साथ में जो भी अच्छा रिव्यू है आप लोग का वीडियो को जरूर नीचे लिखें कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भी कोई डिमांड है आपको तो बताएं कि कौन सा डिमांड जो है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दे सकता हूँ। फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।